नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन स्टडी ऐप पर। मैं हूं MS राठौड़ और हम लोग 30 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका जो सॉल्यूशन है उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के जो 30 प्रश्न हैं उनके ऊपर मैं यहाँ पर आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। तो देखिए, जैसा कि प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी में से कौन सा प्रश्न ऐसा है जो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही नहीं है। तो देखिए, पहला है कि अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है, ये तो सही है। ये किसी विशेष शिक्षा समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ये भी सही है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, ठीक है। विद्यालय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। देखो, चौथा भी सही है, ऊपर के दो भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। तो इसका जो जवाब आया हमारे पास वो क्या आया कि इसका जो जवाब है वो क्या आया यहाँ पर। तो जवाब जो है यहाँ पर वो ये वाला आपका जो है 3 नंबर जो है वो इसके बारे में सही नहीं है। तो इसका जवाब है दोस्तों ये वाला। अब आया क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में असत्य कथन है, यानी सही नहीं है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था, ठीक है। शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिष्ठित करने में कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्टीफन कोरे का विशेष योगदान, ये भी सही है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रथम प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया। एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के लिए 7 सोपानों को आवश्यक बना। यस, इसका यही जवाब सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जवाब 3 नंबर जो है वो यहाँ पर होगा। ये स्टीफन एम कोरे जो है उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इसको स्थापित किया था, लेकिन क्रियात्मक जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहली बार इन्होंने नहीं किया। फिर आया दुखदायी परिस्थिति को भुला देना, क्या मानसिक रचना है। तो आप लोग जानते हो क्या होता है, दमन होता है। जो बातें, जो यादें हमें तकलीफ देती हैं, दर्द देती हैं, उन यादों को, उन बातों को भुला देना, दबा देना क्या कहलाता है, दमन कहलाता है। फिर आया कि जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है तो विधि कहलाती है। रचनात्मक समायोजन, मानसिक रचनाएं, स्थानापन्न समायोजन या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए ये क्या है, हम अपने दोषों को दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोजेक्शन हो गया, प्रक्षेपण हो गया। और प्रक्षेपण आप लोग जानते हो क्या है, मानसिक मनोरचना। तो इसका जवाब क्या हुआ, मानसिक मनोरचनाएं। क्लियर। फिर आए निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रक्षेपण प्रकट होता है, यानी इन एग्जांपल्स में से ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो ये बताता है कि यहां पर प्रोजेक्शन हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रक्षेपण क्या होता है। प्रक्षेपण का मतलब क्या है, अपनी गलती, अपनी कमजोरी को किसी दूसरे पर डाल देना, किसी दूसरे पर थोप देना और अपने आप को तनाव लेने से साफ बचा लेना, वो क्या होता है, वो होता है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो क्या होता है, वो प्रोजेक्शन होता है। आप देख लीजिए इनमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो ऐसा भाव दे रहा है। तो देखिए, एक काहिल मजदूर अपने साथियों से झगड़ना, ये नहीं है। एक बेईमान श्रमिक दूसरों को बेईमान बताता है, ये भी नहीं है। एक अकुशल बढ़ई अपने औजार में कमी बताता है। एक बेईमान मजदूर पकड़े जाने पर चिल्लाता है। तो देखिए क्या आया, अकुशल बढ़ाई अपने औजार में कमी बताता है, यानी अकुशलता उसकी है लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने औजारों में कमी निकाल रहा है, अपने औजारों में कमी प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। यानी वो क्या कहता है कि मेरे औजार ठीक नहीं है, तो अपनी कमी को किस पे डाल रहा है, औजारों पे डाल रहा है। तो ये क्या है, ये प्रोजेक्शन। तो ये इसका जवाब है। फिर आया क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान है, ठीक है। अब ये सोपानों की यहां पर बात हो रही है, तो अंतिम सोपान यहां पर पूछा गया। तो अंतिम सोपान है समस्या का चयन, तथ्यों का संग्रह, योजनाओं का कार्यान्वयन और दूसरों को परिणामों की सूचना देना। ये इसका अंतिम सोपान होता है, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो भी क्या कर सके, इसका फायदा उठा सके, इसको इस्तेमाल कर सके। क्लियर। अब बढ़ते हैं, देखिए हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है शिक्षण विधियों प्रविधियों में सुधार हेतु, विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने हेतु, विद्यालय में अनुशासन से संबंधित समस्याओं के सुधार हेतु और उपरोक्त सभी। यस, ये सभी जो समस्याएं हैं इनके ऊपर क्या हो सकता है, इनके ऊपर क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है, इनके ऊपर क्रियात्मक अनुसंधान संभव होता है। जिस प्रतिरक्षा प्रक्रम से व्यक्ति तनावपूर्ण एवं धमकीपूर्ण परिस्थितियों से उत्पन्न संवेग एवं चिंता से बचने के लिए तार्किक व्याख्या देता है वो कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो आप लोग जानते हो कि ये क्या होता है, ये युक्तिकरण होता है। आप युक्तिकरण का एक नाम और जानते हो, तार्किकीकरण। इसका ही एक नाम क्या होता है, तार्किकीकरण, ठीक है। ये रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण या फिर तार्किकीकरण। तो यहां पर आया ना, क्या करना,
तार्किक व्याख्या करना, तो तार्किक व्याख्या करना क्या हो गया, ये तार्किकरण हो गया। जानबूझकर के प्रश्न में ये ऑप्शन रखा गया है, ये विकल्प रखा गया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सके। अगर मैं सिंपल यहां पर ये लिख देता तार्किकरण तो आप इसका जवाब दे देते। आप लोग जानते हो युक्तिकरण क्या होता है, तार्किकरण होता है। युक्तिकरण को क्या बोलते हैं हम, तार्किकरण बोलते हैं। तो ये तार्किकरण इसका जो जवाब है तो वो ये युक्तिकरण। क्लियर। अब आगे चले। मान लिया जाए एक पुरुष वयस्क अपनी लैंगिक इच्छाओं की चिंता से, अपनी लैंगिक इच्छाओं की चिंता से बचने के लिए ये सोचता है कि आजकल सच्चे सन्यासी संत की काफी कमी है, वह सच्चा सन्यासी बनकर लोगों का मार्गदर्शन क्यों ना करे। तो ये क्या है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर, देखो यहां पर क्या आया, जैसा हम चाहते हैं जब वैसा नहीं हो रहा है, यानी जैसा हम चाह रहे हैं ना वैसा नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके विपरीत जाना चाहते हैं, उसके विपरीत काम करना हम चाह रहे हैं। तो आप लोग जानते हो ये क्या होता है, ये प्रतिक्रिया निर्माण होता है। ये क्या होता है, प्रतिक्रिया निर्माण, यानी कि रिएक्शन फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जैसा हम चाहते हैं जब वैसा नहीं होता है तो फिर क्या किया जाता है, उसके विपरीत विचार दिया जाता है, उसके विपरीत प्रतिक्रिया दी जाती है, और वही क्या होता है, वही प्रतिक्रिया निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब क्लास में पढ़ाया तब भी आपको बताया था कि एक व्यक्ति जो है वो पैसे वाला बनना चाहता है, उसने खूब कोशिश करी पैसे वाला बनने की लेकिन नहीं बन पाया, तो फिर वो क्या कहता है कि ज़्यादा पैसे होना बेकार होता है, इनकम टैक्स वालों की जो है रेट डल जाएगी, उसका डर लगा रहता है, चोर चुरा ले जाएंगे, इससे अच्छा अपना रोज कमाओ, रोज खाओ और ठाठ से आराम से चैन की नींद सो, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, वो विपरीत प्रतिक्रिया दे रहा है, उसके विपरीत विचार दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये प्रतिक्रिया निर्माण। तो यहां भी तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। फिर आया सामान्यतः प्रतिरक्षा प्रक्रम का उपयोग व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों के साथ उत्तम समायोजन के लिए करता है, परंतु कभी कभी ऐसे प्रक्रम से व्यक्ति का व्यक्तित्व तो स्वयं ही विघटित हो जाता है। निम्नांकित में से किस परिस्थिति में ऐसा होता है। देखो यहां पर क्या आया कि हम सभी लोग जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल करते हैं अपने तनाव को कम करने के लिए, लेकिन कब ऐसा होता है कि जब हमारा व्यक्तित्व जो है वो उसकी वजह से विघटित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस पे चलते हैं। जब व्यक्ति उपयुक्त प्रतिरक्षा प्रक्रम का उपयोग नहीं करता है तब तो नहीं होगा। जब व्यक्ति प्रतीक्षा प्रक्रम का उपयोग अधिक करना प्रारंभ कर देता है, जब व्यक्ति प्रतीक्षा उपयोग करने पर नहीं बल्कि दूसरों के कहने पर करता है, जब व्यक्ति प्रतीक्षा प्रक्रम का उपयोग बहुत कम करता है। तो देखो व्यक्तित्व का गठन कब होगा, व्यक्तित्व का विघटन कब होगा, जब उसका बहुत ज्यादा क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। यानी जब हम डिफेंस मैकेनिज्म का बार बार प्रयोग करना शुरू कर देंगे, हर बार हर चीज में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो व्यक्तित्व क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आप देखते हैं यहां पर क्या आया, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी होता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत भी होता है। तो पूछा है नहीं है, तो ये इसका जवाब है, ये इसमें नहीं है, ठीक है। फिर आया यहां पर दोस्तों क्या, खालिस्तान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिशु मानव समाज के सक्रिय समस्या के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है। देखो यहां पर क्या आया, समाज, ठीक है, यहां पर क्या है, आवश्यक कौशल। अब सामाजिक और आवश्यक कौशल, तो कौन सी प्रक्रिया, सामाजिकरण हुई ना, ठीक है ना। सामाजिक कौशलों की बात हो रही है, तो सामाजिक कौशलों की प्रक्रिया क्या होती है, सामाजिक कौशलों की प्रक्रिया क्या है, सामाजिकरण होती है। अब यह सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ठीक है। तो किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो देखो यहां पर क्या आया, मूल्य, विश्वास, अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ये कैसे मूल्य, ये सामाजिक मूल्य, ये कैसे विश्वास, सामाजिक विश्वास, ये कैसी अपेक्षाएं, ये सामाजिक अपेक्षाएं। तो मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया क्या होती है, सामाजिकरण होती है। जिस सामाजिक व्यवस्था में हम रहते हैं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, उसके मूल्य, परंपरा या आदर्शों को सीखने की जो प्रक्रिया है वही क्या होती है, वो सामाजिक विकास होती है, ठीक है। फिर आए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है, इसके ऊपर यहां पर बात की जा रही है दोस्तों। तो देखिए बात कर रहे थे हम लोग यहां पर जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसके ऊपर, तो मूल्य, विश्वास और अपेक्षाएं जो है उनको अर्जित करना क्या है, उनको अर्जित करना ही सामाजिकरण है।
अब आया देखिए यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो सही नहीं है। तो इसमें देखिए वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम हैं, ठीक है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, विकास सतत प्रक्रिया है। देखो यहां पर दोस्तों क्या आया, पूछा गया सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है कि वृद्धि और विकास दो अलग अलग आयाम है। वृद्धि और विकास दो अलग अलग आयाम है क्या? यस, वृद्धि और विकास दो अलग अलग आयाम हैं। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है क्या? वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, वृद्धि एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है, तो यही इसके बारे में सही नहीं है। क्लियर? अब देखिए हम लोग यहां पर आगे बढ़े, आगे हम लोग यहां पर चर्चा करें तो क्या आया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा विकासात्मक कार्य है जो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं, ये सही है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो देखिए यहां पर क्या आया, पुरुषोचित और या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। आप लोग जानते हैं ये किस में होता है, ये किशोरावस्था में होता है। ये किस में होता है? किशोरावस्था में। तो ये उत्तर बाल्यावस्था का उपयुक्त कार्य नहीं है। फिर आया निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है, या इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो चिंतन के संबंध में सही नहीं है, चिंतन के संबंध में गलत है, इसके ऊपर यहां पर बात हो रही है। तो देखो यहां पर क्या आया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है। पहला है चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। यस, चिंतन और भाषा प्रयुक्त होती है। चिंतन एक प्रकार का सूचना प्रक्रमण यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कार्य होता है, बिल्कुल सही है। फिर चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है, बिल्कुल ये भी सही है। चिंतन और भाषा असंबंधित है। दोस्तों चिंतन और भाषा असंबंधित नहीं होते हैं, बल्कि चिंतन और भाषा क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। आप लोग जानते हैं भाषा भी चिंतन का एक सशक्त और विकसित माध्यम मानी जाती है। भाषा के माध्यम से भी क्या होता है? चिंतन होता है, ठीक है ना। भाषा में क्या होते हैं? शब्द होते हैं, और शब्द अपने आप में क्या है? शब्द अपने आप में प्रतीक होते हैं जो चिंतन का प्रारंभ करते हैं। तो ये चिंतन और भाषा असंबंधित नहीं है, बल्कि क्या होते हैं? ये संबंधित होते हैं। तो यही ऑप्शन इसके बारे में सही नहीं है। क्लियर? अब देखिए आगे चले, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। तो देखो चित्र महत्वपूर्ण होते हैं, प्रतीक एवं चिन्ह भी महत्वपूर्ण होते हैं, भाषा भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मांसपेशी क्रियाएं चिंतन में महत्वपूर्ण नहीं होती है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि चिंतन क्या है? चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क का इस्तेमाल होता है। किसी प्रकार की फिजिकल जो एक्टिविटी है, मांसपेशी जो व्यवहार है, उसका चिंतन में कोई महत्व नहीं होता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। क्लियर? अब आया चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि चिंतन तभी प्रारंभ होगा जब हमारे सामने कोई समस्या आएगी। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तभी हम लोग क्या करते हैं? तभी हम लोग चिंतन प्रारंभ करते हैं। तो चिंतन के लिए क्या आवश्यक है? समस्या का होना आवश्यक है। फिर आया चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दी है? ये कोटेशन है, ये डेफिनेशन है जो आप लोग जानते हैं किसकी है? जे.एस. रोस की है। क्लियर? अब देखिए यहां पर चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया या मनोवैज्ञानिक परिघटना या फिर भावात्मक व्यवहार। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि चिंतन क्या होता है? सभी तरह से एक संज्ञानात्मक व्यवहार होता है। तो ये क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि यानी कि कॉग्निटिव एक एक्टिविटी होती है। फिर आया चिंतनशील सोच की चर्चा निम्न में से किसने की है? चिंतनशील सोच यानी कि तार्किक चिंतन यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात आप लोग जानते हो किसने की है? जॉन डीवी ने की है। समझ गए? फिर आया यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। देखो यहां पर क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना ये बाहरी है। स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, जन्मदिन पर पोशाक मिलना, सभी विकल्प सही है। तो देखो यहां पर बात हो रही है आंतरिक अभिप्रेरणा की। तो आंतरिक अभिप्रेरणा है कि स्वयं के लिए क्या करना? समस्या का समाधान करना। क्लियर? अब देखिए आगे, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो देखो उत्प्रेरणा, अभिप्रेरणा का दूसरा नाम है, पुरस्कार, प्रेरक, संवेग। यहां पे देखो क्या लिखा है?
अंतः बदलाव। अंतः बदलाव का मतलब हुआ आंतरिक अवस्था में परिवर्तन, और आंतरिक अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? आवश्यकता। आप लोग जानते हो कि प्राणी के शरीर में जब किसी चीज की कमी या अति की अवस्था किसी कारण से उत्पन्न होती है तो वो क्या होती है? आवश्यकता। ये सब क्या है? ये सब बाह्य है, लेकिन बात काय की हो रही है? अंतः बदलाव की बात हो रही है, तो आवश्यकता। फिर आया सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ठीक है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो आप लोग जानते हैं अभिप्रेरणा क्या करती है? रुचि विकसित करती है। क्या करती है? रुचि का विकास करती है। तो जवाब क्या हुआ? रुचि विकसित करती है। फिर आया दोस्तों एनसीईआरटी द्वारा भारत में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रथम पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन की रचना कब की गई? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सन पूछा गया है, और सन कब था? 1962 यानी कि 1962। क्लियर? अब देखिए आगे, क्रियात्मक अनुसंधान में किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित होते हैं। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण शोध निष्कर्षों पर आधारित होता है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। तो देखिए क्या इसके बारे में सही है? तो आप लोग देख रहे हैं कि सही क्या है? सही ये होता है कि क्रियात्मक जो उपकल्पनाएं होती है, परिकल्पनाएं होती है, उनका निर्माण किस पे आधारित होता है? समस्या के कारणों पर आधारित होता है। क्लियर? अब आया यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यानी अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो क्या लिखा है कि यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, सही है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो इसका मतलब उपयुक्त नहीं है। डेट मीन्स एक ही आपको छांटना है, एक इसमें गलत होगा। और आप लोग यहां पर देख रहे हो कि यहां पर क्या आया कि ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग देखें तो इसका जवाब क्या है? ये, क्योंकि अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, इसका अभिप्रेरणा से कोई लॉजिक नहीं होता है। तो इसका जवाब ये है। अब आइए आगे, उपलब्धि अभिप्रेत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो सही है, डेट मीन्स 3 गलत है, 1 सही है। तो उपलब्धि अभिप्रेत जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेत को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेत को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। और चौथा क्या है? उपयुक्त सभी। तो आप लोग यहां पर जानते हैं कि इसका जो जवाब है वो उपयुक्त सभी, क्योंकि उपलब्धि अभिप्रेत के बारे में सारी बातें क्या है? ये सारी ही बातें सही है। फिर आया कि इनमें से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है, प्रेरणा का काम नहीं है। तर्क शक्ति बढ़ाती है, ये कोई काम नहीं होता है प्रेरणा का। जीव को ऊर्जा प्रदान करती है, यस करती है। व्यवहार को बनाए रखती है, बिल्कुल बनाए रखती है। व्यवहार को निर्देश देती है, बिल्कुल देती है। तो इसका जवाब ये काम नहीं है प्रेरणा का। फिर निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो अर्जित प्रेरक है? ठीक है, देखो भूख जन्मजात है, ठीक है, अर्जित प्रेरक पूछा है इसमें, ठीक है। अर्जित प्रेरक बताना आपको कि इसमें से अर्जित प्रेरक कौन सा है? रुचि, ठीक है, जन्मजात हो सकती है, विश्राम भी हो सकता है। ये पुरस्कार, पुरस्कार कैसा है? पुरस्कार यहां पर कैसा है? अर्जित प्रेरक है। देखो रुचि को क्या माना जा सकता है? रुचि को अर्जित माना जाता है, लेकिन रुचि जन्मजात भी हो सकती है। कुछ एक छोटा सा जो अंश है वो रुचि को जन्मजात मानने पर भी बल देता है। कोई ऐसी रुचि हो सकती है जो आपके पेरेंट्स में भी है और आप में भी है, लेकिन पुरस्कार जो है वो किसी भी प्रकार से जन्मजात नहीं हो सकता है। ये कैसा होगा? ये हमेशा अर्जित ही होगा। क्लियर? तो ये थे हमारे साइकोलॉजी के 30 प्रश्न जिन पर हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत करी। ओके, थैंक यू। नमस्कार। अब हम चर्चा करते हैं 30 तारीख को हुए टेस्ट में रीट लेवल 2 के अंतर्गत हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, उनके ऊपर। सबसे पहला प्रश्न है, अर्थबोध उद्बोधन या भाषानुवाद विधि का प्रयोग किस कक्षा से आरंभ किया जाता है? देखो अर्थबोध उद्बोधन या भाषानुवाद विधि जो है वो पद्य शिक्षण के अंतर्गत शामिल की जाती है, और इसमें बालकों के सामने पद का अर्थ मात्र स्पष्ट किया जाता है, और पद का अर्थ बताने की शुरुआत अपन कक्षा 4 से 5 में करते हैं। तो इस विधि की शुरुआत 4वीं 5वीं कक्षा से की जाती है। इस कारण यहाँ उत्तर नंबर 3 विकल्प सही माना जाएगा। भाषा शिक्षण की निर्बाध विधि कौन सी मानी जाती है? निर्बाध मतलब बाधा से रहित विधि। यह विधि होती है प्रत्यक्ष विधि।
प्रत्यक्ष विधि जो है उसमें द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि मानी जाती है और इस विधि के अंतर्गत बालक को केवल द्वितीय भाषा में ही उसका वृत्तांत किया जाता है, वर्णन किया जाता है। बालक की मातृभाषा का कहीं प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि उत्तर सही उत्तर माना जाएगा। निम्न में से किस विधि को घटे समुद्र पूर्णम या गागर में सागर कहा जाता है? तो गागर में सागर मतलब बड़े वृत्तांत को छोटे से शब्दों में कह देना। गागर में सागर या घटे समुद्र पूर्णम मतलब घड़े में समुद्र समाना, मतलब बड़ी बात को थोड़े से शब्दों में बयान कर देना ही ये माना जाता है। तो सूत्र विधि इसका सही उत्तर होगा। 1 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, व्याकरण को भाषा का भूगोल, व्याकरण को भाषा का भूगोल कहा है किशोरी दास वाजपेयी ने। किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा व्याकरण को भाषा का भूगोल कहा गया है। 3 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। शब्दानुशासन, व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा महर्षि पतंजलि, पाणिनि और वाजपेयी के द्वारा। निम्न में से रचना शिक्षण की व्यसाध्य विधि कौन सी है? व्यसाध्य मतलब खर्चीली, खर्चीली विधि कौन सी है? तो खर्चीली विधि में यहां भाषा यंत्र उपकरण विधि उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत रचना शिक्षण के लिए यांत्रिक उपकरणों, टेप रिकॉर्डर, कैसेट्स, इनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसके लिए यह विधि खर्चीली विधि मानी जाती है। चक्षु श्रवा शब्द में समास है, तो यहां देखो चक्षु और श्रवा अर्थ क्या हुआ? वह जो चक्षुओं से श्रवण करता है कौन होता है? सर्प में रूढ़ हो जाता है। इस कारण यहां बहुव्रीहि समास चक्षु श्रवा में सही समास माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस पद में उपपद तत्पुरुष समास है? तो ऐसे शब्द या समासिक पद की रचना जिसमें द्वितीय पद कोई स्वतंत्र शब्द ना होकर प्रत्यय होता है, मतलब जिस सामासिक शब्द की रचना प्रत्यय के योग से होती है उसे उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो यहां देखो लाभप्रद प्रत्यय लगा हुआ है, रेलगाड़ी प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय नहीं है। यहां पर सामासिक पद है जिसमें लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास हो जाएगा। अदृश्य यहां पर नेय तत्पुरुष हो जाएगा। वनेचर यहां पर हो जाएगा ये आपका अलुक तत्पुरुष समास। लेकिन लाभप्रद यही एक शब्द ऐसा है जो प्रत्यय के योग से बना हुआ है और यही पूछा उपपद तत्पुरुष समास कौन सा है, इसलिए 1 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर होगा। गुरु दक्षिणा में समास है, तो यहां देखो समास तत्पुरुष समास है। यहां पहली बार पूछे तो उत्तर क्या आना चाहिए? तत्पुरुष। अब तत्पुरुष के भेदों में से कौन सा तत्पुरुष है? तो लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। लुप्त कारक चिन्ह, जहां कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है तो लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष हो गया। अब किस कारक चिन्ह का लोप किया गया? तो यहां गुरु के लिए दक्षिणा होता है, तो संप्रदान कारक चिन्ह लोप, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब संप्रदान जो शब्द है उसमें विभक्ति कौन सी होती है? संप्रदान कारक की कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति मानी जाती है, तो चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास यहां सही उत्तर माना जाएगा। कारावास का सही विग्रह होता है, तो वास आवास ऐसे शब्द अगर द्वितीय पद में मिले तो दोनों शब्दों के बीच में के लिए का प्रयोग किया जाता है, तो कारा के लिए आवास उत्तर होगा। कारा के लिए आवास यहां सही उत्तर माना जाएगा। अब कारा के लिए आवास अगर हम उत्तर माने तो यहां देखें कारा के लिए वास दिया हुआ है, कार के लिए आवास दिया हुआ है, कारा को आवास दिया हुआ है, तो किसी भी विकल्प में ऐसा नहीं लिखा हुआ कारा के लिए आवास। हालांकि एक जगह के लिए है लेकिन यहाँ कार शब्द लिखा हुआ है, इसलिए उत्तर क्या माना जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सही विग्रह क्या होता है इसका? कारा के लिए आवास होता। अगला प्रश्न देखें, आशुतोष शब्द में कौन सा समास है? आशुतोष शब्द में कौन सा समास होगा? तो आशुतोष वह जो शीघ्र ही, आशु का मतलब शीघ्र, तोष का मतलब प्रसन्न, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है अर्थात शिव, तो शिव में रूढ़ होने के कारण यहां बहुव्रीहि समास माना जाएगा। 25 शब्द में कौन सा समास है? 25 शब्द में कौन सा समास माना जाएगा? तो 25 एक संख्यावाची पद है और जब दो संख्याओं को मिलाकर किसी एक संख्या का बोध करवाया जाता है तो वहां समाहार द्वंद्व या इतरेतर द्वंद्व माना जाता है, तो द्वंद्व समास यहां उत्तर सही विकल्प होगा।
राजनीतिज्ञ शब्द में समास है, तो राजनीतिज्ञ शब्द राजनीति के ज्ञ प्रत्यय जुड़ने से बना है। और अभी मैंने बताया कि प्रत्यय युक्त कोई शब्द होगा उसमें उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है, तो यहां उपपद तत्पुरुष उत्तर सही होगा। आवेदन पत्र में समास होगा, तो आवेदन पत्र में भी के लिए का लोप होता है। आवेदन के लिए, पत्र के लिए संप्रदान कारक है, इसलिए संप्रदान कारक तत्पुरुष समास यहां सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न है, निम्न में से पद की प्रधानता की दृष्टि से असुमेलित विकल्प है, तो द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है, सही है। कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व का प्रथम पद नहीं उभय पद प्रधान होता है। मतलब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। 3 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर होगा। खलनायक में समास होगा, तो खलनायक का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, खल है जो नायक, खल है जो नायक। अब खल शब्द का अर्थ होता है बुरा, दुष्ट, ठीक है, दुष्ट है जो नायक। तो यहां पर संबंध विशेषण विशेष्य का प्रयोग होने के कारण कौन सा माना जाएगा, कर्मधारय समास माना जाएगा। खल का मतलब दुष्ट या बुरा और नायक की विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्मधारय समास हो गया। कला मर्मज्ञ, कला मर्मज्ञ में अधिकरण तत्पुरुष समास है। किसी भी शब्द के द्वितीय पद के रूप में यदि पटु, दक्ष, मर्मज्ञ, निपुण, कुशल, पंडित, धूर्त ऐसे शब्द आ जाए तो वहां अधिकरण तत्पुरुष माना जाता है, तो यहां उत्तर अधिकरण तत्पुरुष सही होगा। निम्न में से किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है, तो यहां देखो संधि कार्य तो सभी में आपको समान सा दिखाई देगा। अभी जोड़ इप्सा बराबर अभिप्सा, छोटी ई बड़ी ई बनता है, लेकिन इप्सा शब्द में दीर्घ ई का प्रयोग होता है, ऊर्मी शब्द में दीर्घ ऊ का प्रयोग होता है, इक्षा शब्द में दीर्घ ई होती है, जबकि इनमें ह्रस्व लिखे हुए हैं। अंतिम स्वर विकल्प देखें तो अधि छोटा सही है, इक्षक में दीर्घ स्वर है, सही है। तो 4 नंबर विकल्प यहां पूर्ण शुद्ध उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ, तो मन है जोड़ चिकित्सा, मनस चिकित्सा बिल्कुल सही है। प्रय जोड़ उड, प्रौढ़ बिल्कुल सही है। पय है जोड़ पान, पय पान भी सही है, लेकिन निर जोड़ रस संधि नहीं है। निहि जोड़ रस अगर होता है तो फिर संधि होती है, और संधि होगी तो फिर ये नीरस शब्द भी यहाँ अशुद्ध लिखा हुआ है। अगर इसे संयोग में भी माने तो नीरस में फिर क्या हो जाता है, दीर्घ नी का प्रयोग होता है, शब्द भी अशुद्ध है। इस कारण 4 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। ज्योतिष पुंज में संधि है, तो ज्योतिष पुंज, ज्योति ही जोड़ पुंज, सत्व विसर्ग संधि मानी जाएगी, इसलिए विसर्ग संधि यहां सही उत्तर होगा। किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है, तो नी जोड़ सिद्ध, निषिद्ध बिल्कुल सही है। अधः जोड़ पतन, अधो पतन नहीं होता, अधः पतन ही होता है। अधः पतन, अधः जोड़ पतन का क्या होगा, अधः पतन ही होगा। मतलब किसी भी शब्द में यदि पलस से पहले ए आ के साथ विसर्ग और पलस के बाद कै ख पै फ वर्ण लिखे होते हैं तो वहां संधि कार्य करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल पलस का निशान हटा दिया जाता है। निहि जोड़ चय निश्चय, लेकिन यहाँ तालव्य से आना चाहिए था, दंत्य से लिख दिया इसलिए गलत हो गया। दुह जोड़ अवस्था, दुरावस्था होता है, दुरावस्था होने के कारण गलत हो गया, इसलिए 1 नंबर ही यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखें, संधि की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है। मनः जोड़ अभिराम, मनोभिराम सही है। अंतः जोड़ अस्त, अंतस्थ बिल्कुल सही है, लेकिन अधः जोड़ पतन, अधो पतन गलत उत्तर है। यहाँ पर अभी जो बताया मैंने कै ख पै फ का प्रयोग होगा तो अधः पतन सही होगा, अधो पतन नहीं है, तो अशुद्ध विकल्प अधो पतन वाला होगा। किस क्रमांक में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो यथा जोड़ आवश्यकता, तथा जोड़ अस्तु, यथा जोड़ अर्थ, दोनों तीनों में दीर्घ है, लेकिन यथा जोड़ तथ्य, यथा तथ्य यहाँ संधि न होकर केवल संयोग माना जाता है, इसलिए 1 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। अपेक्षा शब्द की सही संधि विच्छेद होगा, अप जोड़ ईक्षा, दीर्घ ई वाला सही उत्तर होगा, 2 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न देखें, रामायण शब्द में संधि है, तो रामायण में देखो मूल रूप से दीर्घ संधि ही ज्यादा शुद्ध मानी जाती है। हालांकि इसमें कई किताबों में 3 संधि रूप दे रखे हैं, लेकिन पूर्ण शुद्ध
राम जोड़ अयन ही माना जाएगा। राम जोड़ अयन से ही पूर्ण शुद्ध संधि ये होती है, और राम जोड़ अयन होगा तो दीर्घ संधि ही रामायण में मानी जाती है। व्यंजन संधि और अयादि संधि इसमें नहीं मानी जाती, दीर्घ संधि सही उत्तर होगा। वृक्ष छाया का सही संधि विच्छेद होगा वृक्ष जोड़ छाया, मतलब ए आ स्वर के बाद या किसी भी स्वर के बाद यदि छ वर्ण आता है तो वहां दोनों शब्दों के बीच में च वर्ण लिख दिया जाता है, जिसे चागम व्यंजन कहा जाता है। तो वृक्ष जोड़ छाया, ए के बाद छ आ रहा है, च वर्ण लिख दिया, इसलिए 4 नंबर विकल्प सही होगा। तिरस्कार में संधि है विसर्ग संधि, सही उत्तर होगा तिरह जोड़ कार। किस विकल्प में संधि नहीं है? नमः जोड़ ते नमस्ते, अतः जोड़ एव अतएव, निहि जोड़ रोग निरोग, लेकिन परा जोड़ जय, ये परा जोड़ जय संयोग है, संधि नहीं है, तो 2 नंबर विकल्प इसमें सही होगा। अगला देखें, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? कार जोड़ आवास नहीं होता, क्या होता है? कारा जोड़ आवास होता है। कार जोड़ आवास न होकर क्या होगा? कारा जोड़ आवास होगा। गुड़ाकेश का गुड़ जोड़ आकेश न होकर गुड़ाका जोड़ ईश होगा। गुड़ाका कहते हैं नींद को, नींद का ईश है जो वह बहुब्रीहि समास हो जाता है अर्जुन लक्ष्मण में, और अर्जुन में रूढ़ हो जाता है। आत्मावलोकन, आत्मा का अवलोकन नहीं होता, कभी भी आत्मा का कोई अवलोकन नहीं होता, आत्म अवलोकन होता है। आत्म जोड़ अवलोकन मतलब स्वयं का अवलोकन करना, तो आत्म का मतलब स्वयं और अवलोकन का मतलब देखना, इसलिए ये तीनों तो गलत हैं और शुक्र जोड़ आचार्य वाला यहां सही उत्तर होगा। निम्न में से अभिक्रमित अनुदेशन विधि का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग कब व कहां किया गया था? तो भारत में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। हालांकि विश्व स्तर पर अभिक्रमित अनुदेशन विधि की शुरुआत B.F. स्किनर के द्वारा 1954 ईस्वी में कर दी गई थी, लेकिन भारत में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद में 1963 ईस्वी में सर्वप्रथम हुआ था, इसलिए 3 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर होगा। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार व्याकरण से भाषा पर पूर्णाधिकार होता है? तो व्याकरण से भाषा पर पूर्णाधिकार का सिद्धांत जो होता है वो व्याकरणातिरेक का सिद्धांत माना जाता है। व्याकरणातिरेक सिद्धांत कहता है व्याकरण के बिना भाषा पर अधिकार नहीं होता, जबकि इससे ठीक उल्टा सिद्धांत है अव्याकृति सिद्धांत, जो कहता है कि भाषा सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ व्याकरण को महत्व दिया गया, इसलिए 3 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। ये कुछ प्रश्न थे जो आपको 30 तारीख लेवल 2 SST और साइंस मैथ के पेपर में पूछे गए थे। एक बार पुनः सभी अभ्यर्थियों का प्रयास डिजिटल ऐप पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिस्कस करते हैं अपन जो प्रयास अपनी जो टेस्ट सीरीज की जो मुहिम है और उस मुहिम को अपन आगे बढ़ाने के संदर्भ में, और टेस्ट सीरीज जो आयोजित की गई थी 30 जनवरी 2021 को, उनकी टेस्ट सीरीज में ये चीज़ इंक्लूड की गई थी। उसी चीज़ को सॉल्यूशन के रूप में अपन देखेंगे विद कंप्लीट एनालिसिस। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चंस डाले हुए हैं वो है फ्रेजल वर्ब के। फ्रेजल वर्ब जो है इसके बारे में जनरल जानकारी आपको होगी। किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग करें और फिर वो वर्ब अपना मूल अर्थ छोड़कर कोई अन्य अर्थ देने लग जाती है, तो उसकी फिर कैटेगरी क्या होती है? फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है ना जी। तो पहला जो सेंटेंस है उसकी ओर ध्यान दीजिए। ही हैज बीन सक्सेसफुल इन ऑल अपोजिशन। ऑल अपोजिशन अलग अलग पार्ट है, इसमें अप की बजाय अपोन करना। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट थे उनको मैंने क्लासरूम में ठीक करवा दिया था कि अप की बजाय यहां पे क्या होगा? अपोन होगा। एक है बियर अपॉन, बियर डाउन, और एक है बियर ऑफ। ये पार्ट आ गया। अप्रोप्रिएट जो अल्टरनेट है उसका चुनाव कीजिए। बियर अप जो होता है इसका मतलब होता है एक तरह से हौसला रखना, और अपॉन का मतलब होता है प्रभाव जमाना, प्रभाव रखना, वो बियर अपॉन होता है। और वैसे यहां पे एक बियर डाउन है, इसका यूज अपन देखें
तो वो किस संदर्भ में होता है? ही हैज बीन सक्सेसफुल इन बियरिंग डाउन, मतलब दबाना किसी चीज को, किसी को हराना, पराजित करना, दबाना, ठीक है, यानी जितने भी विरोधी पक्ष थे उनको दबाने में अक्सर वो क्या हो चुका है? सक्सेस हो चुका है, ठीक है। अप्रोप्रिएट आंसर यहां पे आपका क्या होगा? बियरिंग डाउन होगा। नेक्स्ट है, इफ द एविडेंस द चार्ज ही विल सेंड टू जेल, ठीक है, कि जो भी एविडेंस है, एविडेंस जो शब्द होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं अपन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसका अपन प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एविडेंस वाला, एरर वाले क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ था सितंबर 2015 को यूपीएससी एनडीए का जो एग्जाम है उसमें एविडेंस का प्लूरल बना के एरर बना दिया, मिस्टेक हो गई। एविडेंस एक ऐसा शब्द होता है जिसको प्लूरलाइज अपन नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें देखिए, द इफ द एविडेंस, चार्ज का मतलब आरोप होता है एक तरह से, ही विल बी सेंट, यानी जो भी आरोप है, ब्लेम है, जो कुछ भी है, ठीक है, उसमें जो सबूत है वो अगर क्या करता है? सपोर्ट करता है, ठीक है। ही विल बी सेंट टू जेल, तो वह भेजा जाएगा, कहां भेजा जाएगा? जेल भेजा जाएगा, ठीक है जी। अब बियर आउट, बियर आउट दे रखा है, बियर आउट का मतलब होता है समर्थन करना। बियर अप, इसका मतलब मैंने आपको बताया था, पूर्व में बता चुका, हौसला रखना। एक है हमारे पास बियर विद, बियर विद होता है वो होता है साथ देना या फिर धैर्य बनाए रखना, ठीक है। बचा क्या हमारे पास? सही अप्रोप्रिएट बचा बियर आउट, और बियर आउट का मतलब जो है वो क्या होता है? बियर आउट का मतलब होता है समर्थन करना, टू सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना, समर्थन करना, ठीक है, किसी के हक में होना, ठीक है। यानी एविडेंस जो है वो आरोप जो है उसको सपोर्ट करता है तो वह जेल भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, आई कुड नॉट हिज वायलेंट टेम्पर, आई कुड नॉट हिज वायलेंट टेम्पर, ठीक है। बियर विद, बियर विद, बियर ऑफ, बियर आउट और बियर अपॉन। अप्रोप्रिएट आंसर देखना अपन को, ठीक है। तो यहां आपका अप्रोप्रिएट है, बियर विद का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, ठीक है। मतलब आई कुड नॉट बियर विद हिज वायलेंट टेम्पर, मैं उसका जो हिंसात्मक जो स्वभाव है उसको क्या नहीं कर सकता? बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। तो यहां पे आंसर जो होगा अपना वो कौन सा होगा? बियर विद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहमान वॉज बाय हिज अंकल, एक आता ब्रिंग, और ब्रिंग जो होता है ना, ब्रिंग, ठीक है, ब्रिंग के साथ अप का अगर प्रयोग अपन करते हैं तो ब्रिंग अप का जो मीनिंग है वो क्या निकलता है? पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, ब्रिंग अप होता है, ठीक है जी। तो रहमान वॉज ब्रोट अप बाय हिज अंकल, रहमान जो है उसका पालन पोषण किया गया था, और वो किसके द्वारा? उसके अंकल के द्वारा, ठीक है। तो वाक्य मीनिंगफुल होगा, इसमें अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? ब्रोट अप होगा, ठीक है जी। इसी क्रम में पेपर सॉल्यूशन उसको आगे क्रम में आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, एन एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल विल ट्राई टू हिज फैकल्टी, एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल विल ट्राई टू हिज फैकल्टी जी, मतलब परिवर्तन करना, ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड। एक तरह से ब्रिंग राउंड का मीनिंग होता है वो एक तरह से नाव घुमाना भी होता है, परिवर्तन करना भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर क्या अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ब्रिंग अंडर जो होता है वो क्या होता है? ब्रिंग अंडर, किसी के अधीनस्थ रहना, किसी के अंतर्गत आना, वो क्या होता है? ब्रिंग अंडर होता है। एक आता है ब्रिंग ओवर, ब्रिंग ओवर जो होता है इसका मतलब होता है किसी को लाना या फिर मना लेना, और एक ब्रिंग फोर्थ, और ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना, ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होगा? उत्पन्न करना, इस तरीके से। तो यहां पे आपका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ब्रिंग राउंड होगा। द कांग्रेस इज ट्राइंग टू सोशलिस्ट इन देयर साइड, मतलब किसी को अपने पक्ष में लाना, अपने पक्ष में लाना, ठीक है। उस अर्थ में कौन सी फ्रेजल वर्ब प्रयुक्त होती है कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशलिस्ट जिसको बोल सकते हैं, उनको अपनी तरफ जो है वो लाने में कांग्रेस सरकार अब क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। तो इस सेंस में अपन देखें कि अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब कौन सी होगी? वो होगी ब्रिंग ओवर। क्या होगी? ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है किसी को मना लेना, किसी को मना लेना, किसी को अपने पक्ष में राजी करना, किसी को लाना। उस सेंस में जो फ्रेजल वर्ब आती है वो कौन सी आती है? ब्रिंग ओवर आती है।
अगला है द एनुअल फंक्शन ऑफ एकलव्य कॉलेज विल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक एक है कम ऑफ और एक आता है कम अक्रॉस। दो फ्रेजल वर्ब है इंपॉर्टेंट जो अपनी। कम ऑफ जो है, कम ऑफ का मतलब एक तो होता है ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए, ओरिजिन उत्पत्ति, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया कम्स ऑफ ए रॉयल फैमिली, पीएम नरेंद्र मोदी कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली। दोनों के बीच में अंतर देखिए, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है, ओरिजिन को दर्शा रहा है। ओरिजिन को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कम ऑफ का। एक फिर किसी भी चीज को आयोजित करने के संदर्भ में हम किसका प्रयोग करते हैं? कम ऑफ का। और एक आता कम एक्रोश, और कम एक्रोश का मीनिंग जो है वो क्या होता है? संयोगवश मिलना। अचानक कोई भी चीज मिलती है उसको के लिए जो प्रयुक्त जो फ्रेजल वर्ब अपनी वो कौन सी है? कम आक्रोश है। राइट जी। तो यहां पे देखेंगे कि द एनुअल फंक्शन ऑफ एकलव्य कॉलेज विल कम ऑफ, मतलब आयोजित हुआ या आयोजित होगा, कब होगा? नेक्स्ट वीक। ठीक है, यहां पे कम ऑफ का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए अपना, आई मैनी साधुज इन वाराणसी। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, एक है कम ऑफ और एक होता है कम एक्रोश। कम ऑफ और एक पार्ट आ गया अपना कौन सा है? कम एक्रोश आ गया। कम ऑफ और कम एक्रोश जो है दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, क्या भिन्नता होती है? ठीक है, बताया था शायद मैंने आपको। कम ऑफ होता है ओरिजिन को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कम ऑफ का। और एक आता कम एक्रोश। एक्रोश का मीनिंग जो होता है वो तक किसी चीज यानी संयोगवश मिलना, अचानक मिल जाना। ठीक है, उसको अर्थ में प्रयुक्त होने वाली जो फ्रेजल वर्ब आती है वो कौन सी है? कम एक्रोश है। तो आई मैनी साधुज इन वाराणसी, तो यहां पे किसका प्रयोग करेंगे अपन? कम एक्रोश का प्रयोग करेंगे कि वाराणसी में मैं संयोगवश अनेक जो साधु हैं उन साधुओं से मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी, इसके बावजूद भी संयोगवश मुझे अनेक साधु मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी ओर आगे बढ़िए। A good student must the wish of his teachers. A good student must the wish of his teachers. कि एक अच्छा जो है ना, ठीक है, एक अच्छा जो विद्यार्थी होता है उसको चाहिए कि वो शिक्षक जो है उसकी जो विषय जो होती है, इच्छाएं होती हैं अपने स्टूडेंट के प्रति, उनको जारी रखे, उनको रेगुलर रखे। ठीक है जी। तो बताओ दिखाइए यहां पे किसका प्रयोग कर दोगे? उन इच्छाओं की पूर्ति करें। तो यहां पे किसका प्रयोग करना है? कैरी ऑन, कैरी ऑफ, कैरी आउट, कैरी अबाउट, कैरी आउट, कैरी अबाउट, इस प्रकार से ऑप्शन डिजाइन कर रखे हैं इसमें। तो बताओ यहां पे अप्रोप्रिएट आपका आंसर कौन सा होगा? किसी भी चीज को पूरी करना, क्योंकि इच्छाएं हैं वो कभी जारी थोड़ी, पढ़ाई वढ़ाई जो होती है वो तो क्या है? जारी रहने का भाव होता है। ठीक है, यहां पे किसका प्रयोग करेंगे अपन? कैरी ऑन, कैरी आउट, कैरी अबाउट, कैरी ऑफ। इसमें से अप्रोप्रिएट आपको आंसर उसका चुनाव करना है तो वो कौन सा होगा? कैरी आउट होगा। कैरी आउट होता किसी चीज को कंप्लीट करना, पूर्ण करना। एक अच्छा जो विद्यार्थी है उसको चाहिए कि वह क्या करे? शिक्षक की जो कामनाएं होती हैं विद्यार्थी के प्रति, उन कामनाओं को पूर्ण करे। नेक्स्ट है, आई एम ट्राइंग टू माई स्टडीज इन स्पाइट ऑफ माई इल हेल्थ। मतलब मेरा बीमार स्वास्थ्य के रूप में अगर देखें तो मैं बीमार हूं, इसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं मेरी पढ़ाई को जारी रखूं, मैं मेरी पढ़ाई को जारी रखूं। तो उस सेंस में यहां पे देखें तो किसका प्रयोग करेंगे? कैरी ऑन का प्रयोग करेंगे। कैरी ऑन का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, किसी चीज को जारी रखना। उस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? कैरी ऑन का प्रयोग करते हैं। कैरी ऑफ होता है, कैरी ऑफ वो होता है जीतना, टू विन, जीतना जो होता है उस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? कैरी ऑफ का प्रयोग करते हैं। द वॉल्फ ए लिटिल चाइल्ड व्हेन इट वाज प्लेइंग इन द फील्ड। द वॉल्फ ए लिटिल चाइल्ड व्हेन इट वाज प्लेइंग इन द फील्ड। कि भेड़िया जो है मतलब क्या करता है? जीत लेता है किससे? ए लिटिल चाइल्ड से। ठीक है, व्हेन इट वाज प्लेइंग इन द फील्ड, जब बच्चा खेल रहा होता है। और कहां खेल रहा होता है? कहां?
मैदान में खेल रहा होता है। तो इसका मतलब जीतना भी होता है, कैरी ऑफ जो आएगा यहाँ पे, कैरी ऑफ का मतलब जीतना भी होता है और कैरी ऑफ का मतलब मारना भी होता है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर आपका कौन सा होगा, कैरी ऑफ होगा। नेक्स्ट है द टोटल इन द न्यू कैश बुक, टोटल इन द न्यू कैश बुक। यहां भी आपको अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब का चुनाव करना है, ठीक है जी। कैरी ऑन का मीनिंग तो बता चुका मैं आपको, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, जारी रहना, ठीक है। कैरी आउट का मतलब होता है वो क्या होता है, पूर्ण करना, कंप्लीट करना। कैरी ऑफ जो होता है वो क्या होता है, मारना, खाना, या फिर क्या बोल सकते हैं अन्य वे में हम क्या बोल सकते हैं, अन्य शब्दों के रूप में जीतना भी कह सकते हैं। और एक वर्ड आता है हमारे पास, वो कौन सा है, कैरी। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब के रूप में अपन जाने तो नेक्स्ट जो वर्ड है एक आता है कैरी ओवर। और कैरी ओवर का मीनिंग होता है वो दोस्तों क्या होता है, किसी चीज को आगे जोड़ना, स्थानांतरित कर देना, ठीक है, उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। उस सेंस में हम कौन सी फ्रेजल वर्ब काम में लेते हैं, कैरी ओवर काम में लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि कैरी ओवर द टोटल इन द न्यू कैश बुक, मतलब जो टोटल है उसको आप आगे ले जाएं, कहां, एक नई जो कैश बुक है उसमें उसको आगे ले जाएं, उसको आगे बढ़ाएं, आगे जोड़ दें, आगे स्थानांतरित कर दें। तो उस अर्थ में हमने किसका प्रयोग कर दिया, यहां पे कैरी ओवर का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइज मैन से डू एज यू वुड बी अदर्स, डू एज यू वुड बी अदर्स, ठीक है। तो यह किसका प्रयोग कर देंगे, डू एज यू वुड बी डन बाई अदर्स, मतलब जो दूसरे जो है ना, एक तरह से इनकी कहावत आ गई एक तरह से ही, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट सेंस अपन देखेंगे तो यहां किसका प्रयोग कर देंगे, डन बाई का प्रयोग कर देंगे। एक ही कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल में होगा। डोंट मेक हैस्ट, हैस्ट का मतलब होता है जल्दी करना, ठीक है। फेस्ट योर्स बुक एंड देन गो टू स्कूल, ठीक है। जल्दी मत करो, पहले आप अपनी किताबें उनको वाइंड अप करो, बांधो, ठीक है, और उसके बाद में देन गो टू स्कूल, बाद में आप क्या करें, स्कूल की ओर प्रस्थान करें, स्कूल की ओर आगे बढ़ें, ठीक है। तो किसी भी चीज को वाइंड करना, वाइंड अप करना मतलब बांधना, ठीक है, टाई करना, ठीक है, उस अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, डू अप का प्रयोग करते हैं। तो अप्रोप्रिएट आंसर यहां पे क्या होगा, डू अप होगा। नेक्स्ट है व्हाट शुड आई दीज बुक्स नाउ, व्हाट शुड आई दीज बुक्स नाउ, ठीक है जी। मतलब मैं व्हेन माई एग्जामिनेशन इज ओवर, ठीक है। तो मैं इतनी किताबें जो हैं, इन किताबों से काम नहीं चला सकता। और काम चलाना के अर्थ में जो फ्रेजल वर्ब है, जो डू फॉर, डू अप, डू इन, डू विद, कौन सी काम में लेनी है अपन को, डू विद काम में लेनी है, समझ गए ना, डू विद। तो डू अप का मतलब होता काम चलाना, ठीक है, और के बिना काम नहीं चलाना, ठीक है, के बिना काम न चलाना। उस सेंस में हम कौन सी फ्रेजल वर्ब काम में लेते हैं, डू विद काम में लेते हैं। नेक्स्ट है आई एम नॉट सो लेजी आई कैन ए सर्वेंट, ठीक है। डू विद का मतलब जानते हो क्या होता है, काम चलाना, और डू विदाउट के बिना काम चलाना, ठीक है। आई एम नॉट सो लेजी, मैं इतना आलसी नहीं हूं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आई कैन ए सर्वेंट, आई कैन डू विदाउट ए सर्वेंट, मतलब मैं एक नौकर के बिना भी काम चला सकता हूं, मुझे नौकर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो के बिना काम चलाना के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे, डू विदाउट का प्रयोग करेंगे। याद रखोगे ना, डन बाई, ठीक है। एक हमारे पास डू अप, डू अप का मतलब क्या होता है, बांधना, क्या होगा, बांधना होगा। डू अप मीन्स बांधना, ये बिंदु आ गया, ठीक है। एक है डू विद, और डू विद का मीनिंग होता वो क्या होता है, काम चलाना, काम चलाना, और के बिना काम चलाना, के बिना काम चलाना। उस अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, डू विदाउट का प्रयोग करते हैं। के बिना काम चलाना के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे, डू विदाउट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं वो है फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन के रिगार्डिंग। आपके सिलेबस जो है ना, रीड का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसमें बाकायदा एक यूनिट डाली हुई है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, फोनेटिक की थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, आपको वो बता देता हूं।
आईपी का मीनिंग जाने कि व्हाट इज द मीन ऑफ आईपीए। आईपीए, तो आईपी जो होता है इसकी फुल फॉर्म अगर अपन जाने, काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है, फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश टीचर का एग्जाम उसमें फुल फॉर्म के रूप में पूछा जा चुका। प्रीवियस ईयर रीट की जो भर्ती है उसमें इसके रिगार्डिंग प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। और उसी प्रकार से सेकंड ग्रेड इंग्लिश टीचर का जो एग्जाम है उसमें ऑलरेडी 1-2 बार इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो भूलना मत। आईपीए स्टैंड फॉर, यहां आई का मतलब है वो है इंटरनेशनल, क्या है, इंटरनेशनल। पी का मतलब होता फोनेटिक, और ए स्टैंड फॉर अल्फाबेट, या फिर इसको अपन एसोसिएशन भी कह सकते हैं। क्या बोलोगे, एसोसिएशन, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट या फिर इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। याद रखना कभी दोनों ऑप्शन में दे दिए जाते हैं तो श्योरली एंड सर्टेनली वो पर्सन डिलीट होगा। एक ऑप्शन में ऐसे दे दिया कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट और एक ऑप्शन दे दिया इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। अगर मान लो ऑप्शन में बोथ ए एंड बी इस प्रकार से ऑप्शन डिजाइन करता हुआ देता है तो अपना आंसर ए एंड बी वाला पार्ट हो गया। लेकिन अगर ये पूछ ले कि प्राथमिकता किसको देंगे तो बोथ आर करेक्ट एंड लॉजिकल, इसमें किसी पार्ट को प्राथमिकता नहीं देंगे, पर्सन डिलीट होगा, बोनस मार्क के आप हकदार होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आईपीए के अकॉर्डिंग टोटल स्पीच साउंड्स अपन जाने, स्पीच साउंड्स अकॉर्डिंग टू आईपीए, तो आईपीए के अकॉर्डिंग टोटल स्पीच साउंड जो होती हैं उनकी टोटल नंबर जो होती है वो होती है 44। इंग्लिश लेटर्स की टोटल संख्या 26 होती है, और उसी प्रकार से इंग्लिश लेटर्स से निकलने वाली साउंड जो होती हैं उनकी टोटल संख्या मान जाती है 44। दीज 44 साउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन पार्ट दैट नेम इज कॉन्सोनेंट साउंड्स, और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनका वर्गीकरण भी वॉइस ट्री के अकॉर्डिंग 2 भागों में होता है। वन पार्ट दैट नेम इज वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड, और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं उनकी टोटल नंबर कितनी है, 15 है। कॉन्सोनेंट साउंड आगे आप इंक्लूड कर लेना, जगह के अभाव की वजह से मैंने सिर्फ वॉइस्ड वर्ड लिखा है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड। और एक होता है सेकेंड पार्ट जिसको अपन बोलते हैं वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड, और इसकी टोटल नंबर कितनी होती है, 9 होती है। वैसे क्या है, दूसरा जो पार्ट अपना वो कौन सा है, वावल साउंड है। वावल साउंड्स, और वावल साउंड्स जो हैं इनकी टोटल नंबर अगर अपन जाने तो कितनी है, 20, और वो कॉन्सोनेंट साउंड की टोटल नंबर अगर जाने तो वो कितनी 24 है। दीज वावल साउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन पार्ट दैट नेम इज मोनोप्थोंग्स, या फिर मोनोप्थोंग्स जो होते हैं इसी को अपन प्योर वावल्स भी कह सकते हैं, जिसकी टोटल नंबर कितनी होती है, 12 है। सेकेंड पार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिप्थोंग्स बोलते हैं, और डिप्थोंग्स वाला जो पार्ट होता है दोस्तों ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसी को अपन मिक्स्ड वावल्स भी कह सकते हैं, इसी को अपन वोवेल ग्लाइड भी कह सकते हैं, और इसी को अपन बोल सकते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ अप टू प्योर वोवेल्स। लिया गया, और यहीं से ऑप्शन डिजाइन होकर आया था रीट 2016 में, ठीक है, कि व्हाट इज द मीन ऑफ डिप्थोंग। तो डिप्थोंग का मतलब होता है वो क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वोवेल्स। देखो मोनो जो है, मोनो का मीनिंग होता है एक, और डाई जो शब्द होता है इसका मीनिंग होता है 2, ठीक है। तो नाम से विदित हो रहा है जो प्योर वोवेल होते हैं जिसमें स्वर की ध्वनि एक ही होती है उसको हम बोलते हैं मोनोथोंग्स, ठीक है। और उसी प्रकार से दो स्वरों के संयोजन से मिलकर
जो ध्वनि निकलती है उसको हम बोलते हैं डिप्थोंग्स बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन बाई मिक्स्ड वोवेल्स, मिक्स्ड वोवेल्स भी कह सकते हैं, इसी को अपन वोवेल ग्लाइड्स भी कह सकते हैं, और इसी को अपन बोल सकते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवेल्स, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है जी। और इसके रिगार्डिंग आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम से पूछा भी है। ठीक है, तो देखिए इसमें इस तरीके से डायग्राम कहीं अपनी नोटबुक में मेंशन कीजिए, जो कुछ मैंने लिखा है कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है जी। और अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपन आगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, रीच जो शब्द है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है, किसका, रीच का। तो कभी भी अपन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं 44 साउंड्स हैं, इनके सिंबल क्या क्या हैं ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ये 44 साउंड्स हैं, उनके कौन कौन से सिंबल हैं ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, किस प्रकार से इनको अपन सिंबलाइज करते हैं, राइट। फिर दूसरा तरीका इसमें क्या है कि जो भी उच्चारण अपन करेक्टली बोलते हैं, काम में लेते हैं, उसको आप हिंदी में मेंशन करो, तभी आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सही होगा। हिंदी में मेंशन कैसे, जैसे हमारे पास ये वर्ड है, इसको अपन रिच नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीच। क्या कहोगे, रीच, इस तरीके से बोलेंगे रीच। मतलब अब इसकी मात्रा तोड़ो, रे प्लस ई बड़ी प्लस च, इस तरीके से इसका फोनेटिक का क्या हो गए, मात्रा है उनका वर्गीकरण हो गया, टुकड़े हो गए। अब इसको फोनेटिक सिंबलाइज करो। ठीक है, कैसे करेंगे, रे का सिंबल क्या होता है, आर हो गया, ई क्या है, बड़ी है, और बड़ी ई के संदर्भ में अपन क्या करते हैं, बिंदी लगाएंगे, और वो कितनी लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज बड़ी कब होती है, जब बिंदी लगती है, एक नहीं 2 लगती हैं। च का सिंबल होता है वो क्या होता है, इस तरीके से हो गया च, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन करोगे रीच जी, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, रीच वाला पार्ट इस तरीके से। ठीक है, बी ऑप्शन में है, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है वो देखना, डोटा। डोटा कैसे लिखेंगे अपन, डोटा ऐसे, टर, रे जरूर लगाते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, अगर किसी लास्ट में साउंड के रूप में अगर अर की साउंड अगर आती है तो गाइज याद रखना वो अर जो है अर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ए होगा, आर से अपन नहीं। या फिर आप ब्रैकेट में क्या लगाओ, आर लगा सकते हो, ब्रैकेट में आर लगा सकते हैं। तो अब इसके टुकड़े करेंगे तो क्या जाएगा, कैसे, डे प्लस आउ प्लस टे प्लस अर, ये बिंदु आ गया, रे गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, डे का सिंबल डी, आउ जो है इसको अपन मार्क करते हैं इस तरीके से, टे का सिंबल टी हो गया, और ए का सिंबल क्या हो गया, इस तरीके से। ठीक है, ब्रैकेट में आगे आर लगा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। तो इसका सही उच्चारण कैसे होगा, डौटा, क्या बोलेंगे, डौटा, ऐसे है। जो कौन से ऑप्शन में है, 4 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर वाला ऑप्शन हो गया। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, आर दे रखा है, कोई बुरी बात नहीं है। वैसे देखना ये जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं क्लाउज, ऐसे कहेंगे। उच्चारण कैसे करते हैं अपन इसका देखना, ऐसे करेंगे, ऐसे, इस टाइप से। तो कै का सिंबल के हो गया, ले का सिंबल ऐसे, औ आ रहा है तो वही करो, और यहां पे क्या है, जय, एस अथवा जेड से कभी भी जय की साउंड निकलती है तो उसको अपन मार्क करते हैं किससे, जेड से। और वैसे क्या है, जे, जी, डीजे या फिर डीजी से जय की साउंड निकले तो गाइज इसको अपन मार्क करते हैं, डी के साथ 3 लगा दो, इस जय को अपन इस तरीके से उच्चारित करेंगे। ठीक है, और एस से कहीं सज की साउंड निकलती है तो उसको अपन चिन्हित करते हैं, ऐसे करते हैं। ये जो होते हैं 3 जय होते हैं, जेड से जय, ठीक है, 3 से जय और D3 से जय, इस तरीके से ये डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। सिर्फ इतने पूछा कि AU किस प्रकार की साउंड निकाल रहा है, तो AU किस प्रकार की साउंड निकाल रहा है आपके सामने है, मेंशन कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है वो देखिए, क्लिया कैसे लिखते हैं अपनी हिंदी में इसको, कै ली ए रे, ये आ गया जी, गलत हो गया, क्योंकि 2 प्योर वोवेल आपस में कभी मिलते हैं तो दोस्तों याद रखना
ठीक है, दोनों के दोनों प्योर वोवेल हैं, वो हमेशा स्मॉल होंगे, एक भी बड़ा नहीं होगा। जैसा कि यहां पे देखो, इसको ऐसे लिखा ई और ए, गलत हो गया क्योंकि ई बड़ी है, ई भी क्या है, प्योर वोवेल, और ए है वो भी प्योर वोवेल। दो प्योर वोवेल के कॉम्बिनेशन से किसका निर्माण होता है, डिप्थोंग का। तो डिप्थोंग में दोनों के दोनों प्योर वोवेल हमेशा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो आप इसको ऐसा मत लिखिए, इसका सही उच्चारण ऐसे होगा, क्लियर, ऐसे टुकड़े कर सकते हो। ठीक है, तो कै का सिंबल के आ गया, ले ई छोटी है, ठीक है, और ए आ गया। लास्ट में रे लगाना नहीं, ब्रैकेट में आप आर लगा सकते हो, स्लैंग का प्रयोग करो। ठीक है जी। तो इसमें यही पूछा है कि ई ए आर वाला पार्ट है वो कैसे साउंड निकाल रहा है, तो ई ए के साउंड निकाल रहा है, और ई ए के साउंड किस में निकल रही है, एक नंबर ऑप्शन में निकल रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट अपना वो है हाउस। हाउस है प्लस आ प्लस ऊ आउ, आउ क्या हो गया, डिप्थोंग हो गया, प्लस में से, तो है का सिंबल ये आ गया। आउ का सिंबल पता ही है, आउ ऐसे होगा, और शे का सिंबल ऐसा आ गया, आउ के साउंड है। और आउ कौन से ऑप्शन में दे रखा है, एक नंबर में। ये क्या है, आउ, ये है ईया, और ये है एया, चिया, पेया, हेया, डेया, ऐसे आते हैं। वैसे हाउ मैनी फोनेटिक सिंबल आर देयर इन आरपी, आरपी का मतलब होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो क्या है कि टोटल नंबर जो हम फोनेटिक सिंबल की कितनी होती हैं, 44 होती हैं, नो डाउट, जो आपको चार्ट बताया था थोड़ी देर पहले। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरपी डिप्थोंग्स आर आल्सो कॉल्ड आरपी वोवेल ग्लाइड्स, प्योर वोवेल्स, मोनोथोंग्स, फ्रिक्शनलेस साउंड्स। मोनोथोंग्स तो जानते हैं जिनको प्योर वोवेल बोलते हैं, और फ्रिक्शनलेस साउंड जो होती हैं वो कॉन्सोनेंट वाला जो साउंड है उसका भाग होता है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस साउंड जो होता है, प्योर वोवेल्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिप्थोंग्स बोलते हैं। तो बच्चा क्या अपने पास आंसर क्या बचा, वोवेल ग्लाइड्स बोलेंगे, आरपी वोवेल ग्लाइड्स, ऐसे हो गया। ठीक है जी। आगे देखना, ये हमारे पास फैन, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है, फैन का, फैन ऐसे लिखोगे आप जी, मात्रा तोड़ो, फै प्लस ए प्लस न, फै का सिंबल एफ आ गया, ए बड़ी है तो इसमें ई को उल्टी घुमाओ और सुल्टी घुमाओ, और न का सिंबल एन, स्लैंग का प्रयोग करना जरूरी होता है। तो यहां आपका अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, फैन होगा, यही होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिप्थोंग इज ए, वही बात फिर से आ गई, कॉन्सोनेंट फोनेम्स। डिप्थोंग जो होता है वो कॉन्सोनेंट की साउंड थोड़ी होता है, नहीं। मोनोथोंग्स ये भी नहीं है, ठीक है, वो तो प्योर वोवेल्स होते हैं जिनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 12 है। मोनोसिलेबिक साउंड, मोनोसिलेबिक मतलब एक सिलेबल वाली, एक बार में उच्चारित करने वाली ध्वनि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चा के आपके पास वोवेल, वाउवल, ग्लाइड, यही क्या होगा, अपना अप्रोप्राइट आंसर होगा। आगे है, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड द प्राइमरी स्ट्रेस मार्क चार्ज, मार्क चार्ज, इस तरीके से आ गया। और प्राइमरी स्ट्रेस है वो इसमें कहीं भी यूज नहीं कर रखा ऑप्शन के तौर पे, तो प्राइमरी स्ट्रेस वाला बिंदु है, इसको आप भूल जाइए। ठीक है जी। तो इसका सही जो उच्चारण कैसे लिखते हैं पर हिंदी में, ऐसे लिखते हैं, चर्च जी, च प्लस अर प्लस च। यदि किसी शब्द के बीच में आर आता है और आर से पूर्व ए, ई, आई, ओ, यू यानी वाउवल्स आते हैं, तो दोस्तों वहां पे आर की साउंड है वो साइलेंट हो जाती है, और वहां पे ए जो होता है या फिर आ जो होता है उसको अपन लॉन्ग टाइम तक पुश करते हैं, लंबा खींचते हैं, और ए को जहां पे लंबा खींचा जाता है उसके लिए सिंबल आता है वो इस तरीके से आता है, ये इसको अपन सिंपली आर के साउंड बोल सकते हैं, या फिर क्या है, चाच। सही उच्चारण क्या होता है इसका, चाच। ए को क्या किया, लॉन्ग टाइम तक पुश किया। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, चे का सिंबल पता ही है, टी, और फिर ये एस लगाओ साथ में, ये चे का सिंबल होता है। आर जो है वो आएगा नहीं, ए को लॉन्ग टाइम तक पुश करेंगे, और लॉन्ग टाइम तक पुश करने के लिए जो सिंबल आता है अपना वो कौन सा आएगा, ये आ गया। साथ में चे फिर से आ गया इस तरीके से, तो क्या बोलोगे आप, चाच। क्या बोलोगे, चाच, इस तरीके से आ गया। ठीक है, यही आपका अप्रोप्राइट
आंसर है चाच। कौन से ऑप्शन में है? 3 नंबर में, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड अंडरलाइंड एट द एंड, यानी शब्दों के अंत में जो भी रेखांकित जो पार्ट अपने, ठीक है, उसमें से ये पूछना चाह रहा है कि डिफरेंट साउंड कौन सा बिंदु दे रहा है। देखना, जैसे LAUGH लाफ, फै की साउंड निकल रही है, ग्राफ फै की साउंड, हाफ फै की साउंड, और हाई ये आई की साउंड निकाल रहा है। तो अंडरस्टूड है, सही आंसर कौन सा होगा अपना? यही होगा, ये डिफरेंट साउंड निकाल रहा है। ठीक है, आगे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू द लेटर TH हैव ए डिफरेंट साउंड। सभी में TH का यूज हो रहा है, और यहां पे ये जानना है कि TH जो है वो डिफरेंट साउंड कौन से पार्ट है उसमें दे रहा है, डिफरेंट ध्वनि कौन से ऑप्शन है उसमें क्रिएट हो रही है, इसी की जानकारी रखनी है। ये क्या होता है? दिस होता है, यहाँ पे किसकी साउंड निकली? द की। ये दैट होता है, यहाँ पे किसकी साउंड निकली? द की। और उसी प्रकार से ये दया, ठीक है, द के साउंड है, और ये थिन होता है, यहाँ पे थ की साउंड निकल रही है, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैज द सेम वावल साउंड, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स विच हैज द सेम वोवेल साउंड, कि कौन सा पार्ट है जो रेखांकित कर रखा है जिसमें ध्वनि जो है वो क्या निकल रही है? सेम निकल रही है। तो देखो, दिखा, बुक और सूज, बुक और एक है सूज। इसमें ऊ के संदर्भ में बात कर रहे हैं अपन कि ऊ छोटा किस में आएगा और बड़ा किस में आएगा, ये जानकारी रखनी है अपन को, कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो है ऊ छोटा बड़ा कौन से पार्ट में है, ये जानकारी रखनी है। नेक्स्ट अपना वो कौन सा है? नेक्स्ट जो ऑप्शन जो डिजाइन कर रखा अपना वो है हेड रेड। एक ये हेड नहीं होता दोस्तों, हेड होता है। सही उच्चारण क्या होता है इसका? हेड होता है। ठीक है जी। दूसरा है साइन और सिन। तो देखो, साइन जो है इसमें आई की साउंड निकल रही है, आई, और सिन में ई छोटी। वैसे बुक जो है उसमें ऊ छोटा आता है, ऊ छोटा, और सूज में ऊ क्या आएगा? बड़ा आएगा। थरो और थरी, आउ, ठीक है, और ये क्या निकल रहा है? ई बड़ी निकल रही है। तो ये क्या है? हेड नहीं होता, हेड होता है, हेड ए की मात्रा, और ये रेड होता है ए की मात्रा। तो सेम साउंड कौन से पार्ट में है? सेकेंड पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स की स्पेलिंग ठीक करना, बिगिंस विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, कि कौन से पेयर्स हैं जिनकी शुरुआत है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है। पहला देखना, कैट सीटी, यहाँ पे सी से कै की ध्वनि, और यहाँ सीटी से की ध्वनि। यहाँ पे देखो गेम और जिम, यहाँ जी से गे की ध्वनि, और यहाँ जी से जय की ध्वनि। वैसे देखना, के एन ओ नऊ, और NAIME नेम, न की साउंड, न की साउंड। ठीक है, पार्टी पैकी, और फोटो फैकी। तो सेम साउंड कौन से पार्ट में निकल रही है? तीसरा पार्ट उसमें दोस्तों। KNOW जो होता है, ठीक है, और NO होता है, KNOW, और एक होता है NO। इन दोनों का उच्चारण इस तरीके से होता है। ठीक है, नो नहीं बोलते इनको, हम क्या बोलते हैं? नऊ बोलते हैं। सही उच्चारण क्या होगा? नऊ होगा। एक जानकारी दूं आपको मैं, इस पेपर में जो भी फोनेटिक के जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं टेस्ट सीरीज में, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। वो प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम उसमें पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको रखा गया है। ठीक है, कभी सोचो कि अलग से कोई क्वेश्चन डिजाइन किया, सारे सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी एग्जाम जो है RPSC फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश टीचर, सेकंड ग्रेड इंग्लिश टीचर, रीट का जो एग्जाम है, आरटेट का जो एग्जाम है, उसमें जो पूछे हुए क्वेश्चन है उन्हीं को यहाँ पे संजोया है, उन्हीं को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से देखा होगा। इसी क्रम में अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको आगे अपन डेवलप करते जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए भी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि अपने भी जो रीट लेवल सेकंड हुआ था 30 तारीख को एग्जाम अपना, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन अपने पॉलिटिकल साइंस के। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होता है। देखिए जनरली बच्चों ने गलत किया होगा, उन्होंने लिखा है निर्वाचित, मनोनीत, चयनित या नियुक्त। तो ध्यान रखना,
चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, इस पद के रूप में चयनित होता है, न कि निर्वाचित होता है। चयनित यानी कि सदन के सदस्य अपने में से क्या करेंगे, एक का चयन करेंगे, वो आएगा शब्द यहां चयनित भाई। उसके बाद में ईवीएम में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन सी विधानसभा चुनाव में किया गया, जैसे 11वीं विधानसभा, 12वीं विधानसभा, 13वीं एवं 14वीं। तो देखिएगा ये अपने राजस्थान की 14वीं जो विधानसभा है उसमें पहली बार क्या हुआ है, नोटा का प्रयोग हुआ है, न कि मैं नोटा को चुनाव चिन्ह। अभी जैसे आपने पढ़ा था 17वीं लोकसभा जिसमें नोटा को क्या दिया गया, चुनाव चिन्ह दिया गया है, लेकिन 16वीं लोकसभा में क्या हुआ था, नोटा का पहली बार प्रयोग हुआ था। तो उसी प्रकार राजस्थान की जो 14वीं विधानसभा है उसमें क्या है भी अपने नोटा का हुआ उपयोग भी। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 15वीं विधानसभा की सदस्य हैं, यानी आज की तारीख में राजस्थान में कौन सी विधानसभा है, 15वीं, और 15वीं विधानसभा में 8 क्या है, अनुसूचित जाति की महिला है, और जिसमें सबसे ज्यादा नागौर से कितनी है, ये आप ध्यान रखना 2 है अभी, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में, यानी प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1952 में, कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए हैं वो है राम राज्य परिषद, यानी इस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी, किसके बाद, कांग्रेस के बाद, ध्यान रखना भी। उसके बाद में राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी यशोदा देवी, जो कि 1953 में बांसवाड़ा से उपचुनाव जीत कर आई थी, ये ध्यान रखना है, जो कि 1953 में बांसवाड़ा से क्या जीत के आई थी, उपचुनाव जीतकर आए हैं भी। उसके बाद भारत के किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, ये तमिलनाडु में नहीं है। इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये तमिलनाडु में थी, लेकिन तमिलनाडु में तो 1986 में ही विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था, और आज की तारीख में भारत के 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, और 6 में से ये 3 आपके सामने हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 1969 में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, तो ध्यान रखना भी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने ऐसा किया है। क्यों, देखिएगा आप सबने पढ़ा है कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति मुस्लिम की बात कर रहा हूं, कि जो जाकिर हुसैन थे भी, इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद में वीवी गिरी क्या बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति, और वीवी गिरी ने अपने पद से क्या दे दिया, त्यागपत्र। तो ऐसी स्थिति में न तो देश में राष्ट्रपति है न ही उपराष्ट्रपति है, और ऐसे समय के लिए संविधान में क्या प्रावधान है कि जो देश का चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, वो क्या करेगा, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, और ऐसा करने वाला कौन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह है भी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास में है, सर्वोच्च न्यायालय के पास में है भी। निम्नलिखित किसके मामले उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में क्या है, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले हैं, कि मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही जा सकते हैं, ठीक है। आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, आप हाई कोर्ट में कर सकते हो, तो यानी ये जो मामले हैं किस में आएंगे, मूल अधिकार से संबंधित दोनों ही न्यायालय में जा सकते हैं। उसके बाद हाँ, थोड़ा सा यहां आप ध्यान रखना है, क्या परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्च न्यायालय, थोड़ा यहां भी उच्चतम न्यायालय है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि उच्चतम न्यायालय किसी विधि प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है, वो अनुच्छेद 143 के तहत किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है, ये आपने ध्यान रखना है। भी थोड़े यहां त्रुटि थी थोड़ी सी, उच्चतम है ये, न कि उच्च है। किसको देगा परामर्श, वो राष्ट्रपति, आपने पढ़ा भी है अनुच्छेद 143 में कि परामर्श कि सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परामर्श को देना और मानना दोनों बाध्य नहीं है। नेक्स्ट, 15वीं विधानसभा में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत कौन सी विधानसभा सीट पर हुआ, अगर सीट की बात आती है
तो पोखरण है। जिले की बात करें तो जैसलमेर है। मैंने यहां जिला नहीं पूछा, 200 की 200 विधानसभा सीटों की बात कर रहा हूं, न कि 33 जिलों की बात करता हूं। हाँ, अगर 33 जिले की बात करें तो कौन आता है? जैसलमेर। अगर 200 विधानसभा सीट की बात करता है तो कौन आएगा? क्योंकि यहां लगभग 88.03 के आसपास है और यहां लगभग 85.36 के आसपास है। ये आप ध्यान रखना है, ठीक है? तो यानी ये आप ध्यान रखिएगा भी, ये लीजिएगा, ये अपने सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन थे भी। हाँ, तो हमारा जो 30 का जो टेस्ट हुआ था उसमें हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे कि क्या सही आंसर रहे आपके। तो देखिए 102वां क्वेश्चन जो है, सुमेलित करो। इसमें एक तरफ मंदिर दे रखे हैं और दूसरी तरफ इसका निर्माण करता या किस मंदिर का निर्माण किसने करवाया उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन है तंजावुर का मंदिर। कौन सा मंदिर है? वृदेश्वर मंदिर। कहाँ का? तंजावुर का वृदेश्वर मंदिर जो है राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया। मार्तंड मंदिर कश्मीर में है, ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा बनाया गया। पटडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर जो है लोक महादेवी के द्वारा बनाया जाता है। काशी का कैलाशनाथ मंदिर जो है नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। ये चारों ही ऑप्शन जो है या चारों मंदिरों के जो निर्माण करता है बिल्कुल सत्य है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। 1, 2, 3 चारों मंदिर और उनके निर्माणकर्ता जो है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ हर्ष का नहीं है? अर्थात हर्ष के द्वारा लिखे गए इन 5 ग्रंथों में कौन से नहीं है या ये अन्य ग्रंथ किसके हैं? तो अगर मैं हर्ष की बात करता हूं तो हर्ष ने 3 ग्रंथ लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कौन कौन से ग्रंथ हैं हर्ष के? नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका। दूसरा, तीसरा और 5वां, ये तीनों ग्रंथ तो किसके हैं? हर्ष के द्वारा लिखे गए हैं। अब यहां पूछा है हर्ष के द्वारा लिखे गए नहीं, तो सीधी सी बात है हर्ष चरित्र और कादंबरी जो है ये हर्ष के नहीं है। हर्ष का चरित्र किसने लिखा और कादंबरी किसने लिखा? ये दोनों ही ग्रंथ जो है हर्ष का जो दरबारी था कौन? बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि हर्ष चरित्र व कादंबरी बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। बाकी तीनों हर्ष के स्वयं के द्वारा लिखित है, इसलिए हर्ष के ग्रंथ पहला और चौथा हर्ष चरित्र और कादंबरी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पल्लव रथों में सबसे बड़ा रथ है, तो पल्लव शासकों के द्वारा कितने मंडप या रथ बनाए गए थे? ठीक है ना, कितने मंडपों का निर्माण हुआ था? 7 मंडप बनाए थे, जिसके अंदर आप देखोगे कि सबसे बड़ा जो मंडप है या रथ है वो कौन सा है? धर्मराज। ठीक, कौन सा है? धर्मराज का रथ है। नेक्स्ट देखिए, पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। बंगाल के जब पाल शासक पढ़ते हो तो पाल शासकों के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था और ये भागलपुर में, कहाँ पर? भागलपुर बिहार में पड़ता है। तो पाल शासक धर्मपाल के द्वारा, किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया। अर्थात पाल युग में विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। इसके अलावा आप तक्षशिला विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम
विश्वविद्यालय माना जाता है। और ये विश्वविद्यालय जो है भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा 700 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित माना जाता है, अर्थात उत्तर वैदिक काल के अंदर तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये पाकिस्तान के रावलपिंडी पेशावर वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के नालंदा में गुप्त शासक, जब आप पढ़ते हो गुप्त, कुमार गुप्त प्रथम के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और वल्लभी विश्वविद्यालय जो है गुजरात में है, ठीक है ना। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पाल युगीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल सेना का भाग नहीं है? ध्यान रखना, जब आप चोल वंश पढ़ते हो तो उसमें कौन सी सेना का अंग नहीं था? पहला ऑप्शन है नौसेना, दूसरी है रथ सेना, तीसरी क्या है पैदल सेना, और चौथी है हाथी सेना। तो इसमें रथ सेना नहीं थी। क्या नहीं थी? रथ सेना नहीं थी, ये ध्यान रखना है आपको। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए। ह्वेनसांग के संबंधित कथन लिखे हुए हैं कि ह्वेनसांग के बारे में सत्य कथन है। तो आपको पता है कि ह्वेनसांग जो है चाइनीज यात्री है और वो हर्षवर्धन के काल में भारत में आता है। हर्षवर्धन के काल में 629 ईस्वी के अंदर भारत आया और ये 16 वर्षों तक यहाँ पे रहता है। 645 ईस्वी तक वो भारत में रहा, 16 वर्षों तक, मतलब 629 ईस्वी में आया और 645 ईस्वी तक वो भारत में रहता है। उस दौरान उसने 8 वर्ष तक तो नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया? अध्ययन किया, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में भारत आया। अब ये अंत के अंदर पल्लव शासक जो नरसिंहवर्मन प्रथम है उसके शासनकाल में वो कहाँ गया? कोच्चि जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। और इस ह्वेनसांग को यात्रियों का क्या कहते हैं? राजकुमार। तीर्थयात्रियों का क्या बोलते हैं इसको? यात्रियों का या तीर्थयात्रियों का क्या कहते हैं? राजकुमार की संज्ञा दी है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है किसको? ह्वेनसांग को। और ये हर्ष के काल में आता है। उस दौरान राजस्थान में भी आया। ह्वेनसांग भीनमाल में आता है। भीनमाल के लिए अपने ग्रंथ सी युकी के अंदर वो पोला भीला शब्द का प्रयोग करता है या पोलामूली शब्द का प्रयोग करता है। इसके ग्रंथ का नाम क्या है? सी युकी। तो सी युकी ग्रंथ के अंदर उस समय की संपूर्ण इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक। और लास्ट में आप देखोगे कन्नौज धर्म सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा, क्योंकि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी बन गया था और वो प्रति 5वें वर्ष क्या करता था? सभाएं करता था कन्नौज के अंदर। तो ये 643 के अंदर कन्नौज धर्म सभा का अध्यक्ष भी बनता है और इसको बहुत सारा क्या दिया गया? दान दक्षिणा दी जाती है। तो इसमें सभी कथन जो है क्या होंगे? सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए तिब्बत जाने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? तो बौद्ध भिक्षु जो तिब्बत प्रचार करता है 11वीं सदी में, उसका नाम क्या है? दीपंकर श्री ज्ञान, या इसको अतिशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीपंकर श्री ज्ञान अतिशा ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का क्या किया? प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
सूर्यवर्मा या सूर्यवर्मन, क्या है, सूर्यवर्मा कह दो या सूर्यवर्मन द्वितीय ने विश्व का सबसे बड़ा कैसा मंदिर, हिंदू मंदिर बनवाया, जो किसका मंदिर है, विष्णु का मंदिर है। और ये जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कंबोडिया में। जब आप टॉपिक पढ़ते हो भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार या वृत्तर भारत जब पढ़ते हो, तो वृत्तर भारत में आप क्या पढ़ोगे, यही तो पढ़ोगे कि भारतीय संस्कृति विदेशों में किस प्रकार से फली फूली। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया के अंदर हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है और ये स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना माना जाता है और ये विश्व धरोहर के अंदर भी शामिल किया गया है। देन इसके बाद आप देखोगे पल्लव कला से संबंधित सत्य कथन है। पहला स्टेटमेंट है नरसिंहवर्मन प्रथम ने मंदिरों का निर्माण महामल्ल शैली में करवाया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। दूसरा आप देखोगे राज सिंह शैली में, मतलब राज सिंह के द्वारा जो मंदिर बनवाए गए वो मंदिर जो है ईंटों से बने हैं, या इसको राज सिंह शैली भी कहते हैं। तो राज सिंह शैली या राज सिंह के द्वारा जो मंदिर बनवाए गए वो ईंटों से बनाए गए। दूसरा स्टेटमेंट भी सत्य है। तीसरा स्टेटमेंट है नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची का कौन सा, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक, नेक्स्ट है धर्मराज जो रथ मंदिर है पल्लव कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये भी बिल्कुल सत्य है। अभी हमने बात करी थी कि पल्लवों के द्वारा जो रथ मंडप बनवाए गए थे उन मंडपों में सबसे बड़ा जो मंडप है वो धर्मराज का मंडप है। ठीक, तो इसमें भी क्या है, ये चारों के चारों स्टेटमेंट है जो सत्य है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व मध्य काल में विद्या अध्ययन का महानतम केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसके पुस्तकालय का नाम था, ध्यान रखना ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप देखोगे तो ये बिल्कुल सही करोगे। पूर्व मध्य काल में तो हमने अभी कहा था कि गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के समय इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ और इसके अंदर जो पुस्तकालय है वो पुस्तकालय 3 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है, तो इस पुस्तकालय को हम किस नाम से पुकारते हैं, धर्मगंज या धर्म यज्ञ कह सकते हैं। किस नाम से है, धर्मगंज के नाम से है। अब ये जो 3 खंड है, इन 3 खंडों के अलग अलग नाम है। तो पहला खंड जो है वो हो गया कौन सा, रत्नोधि। दूसरा खंड या मध्य खंड जो है वो आकार में क्या है, बड़ा है, तो इसको क्या नाम दिया गया, रतन सागर। और तीसरा खंड जो है रतन रंजक है। तो ध्यान रखना, अगर शामिल पूछा है, क्या पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो पुस्तकालय था उसका नाम पूछा है, तो पुस्तकालय में भले ही 1 कमरा हो या 3 कमरा हो या 50 कमरा हो, तो इस पूरे को ही हम क्या कहेंगे, पुस्तकालय कहेंगे ना। तो इस पुस्तकालय का नाम है धर्मगंज। जबकि पर्टिकुलर कमरों का नाम पूछे या खंड का नाम पूछे तो आप 3 खंड बताते हो। तो 3 खंड में रत्नोदि है, बीच वाला सबसे बड़ा है, रतन सागर कहलाता है, और तीसरा खंड जो है रतन रंजक के नाम से है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, धर्मगंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ क्या दे रखी है, विभिन्न किताबें दे रखी है, रचनाएं, और उसका रचयिता पूछा गया है दूसरी साइड के अंदर। ठीक है, विक्रमांक देव चरित, तो ये ग्रंथ जो है विल्हण के द्वारा लिखा गया है।
दूसरा है कुमारपाल चरित्र, ये हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें जयसिंह सूरी और कुमारपाल का जिक्र है या चरित्र है। पृथ्वीराज विजय जो है जयानक के द्वारा लिखा गया है, ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड का दरबारी कवि जयानक भट्ट जिसने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा। और राजतरंगिणी कश्मीर के शासक जयसिंह का दरबारी कल्हण ने कौन सा ग्रंथ लिखा? राजतरंगिणी ग्रंथ लिखा है। और अंतिम रूप से पूरा इसका पुत्र जलहण करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? 4 3 2 1 क्या है इसका सही आंसर? क्या है? 4 3 2 1 सेकंड ऑप्शन सही है। नमस्कार दोस्तों, 30 तारीख को लगे पेपर की आज हम सॉल्यूशन क्लास लेकर आए और मैं यहाँ ज्योग्राफी टीचिंग मेथड और कल्चर के जो क्वेश्चन है उनके आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आप अपना पेपर खोल लीजिएगा और जल्दी जल्दी टिक लगा लीजिएगा कौन सा उत्तर क्या होगा और जज कीजिएगा अपना अपन कितना कहाँ है, कहाँ तक अपना सही है, कहाँ तक अपना गलत है। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 देख लीजिएगा, एक बार इसमें लगाया हुआ भी है। चक्रवात एवं प्रति चक्रवातों का पालन किसे कहते हैं? उत्तर होगा आपका वाताग्रह। चक्रवातों में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है, घड़ी की सुई के विपरीत। हरिकेन है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसा चक्रवात है भाई? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 116, चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर होगा लैम्पर्ट और सा। निम्न में से जो वाताग्रों का प्रकार नहीं है आपको एक प्रकार छांटना है। देखिए उष्ण वाताग्र भी होता है, शीत भी होता है, स्थायी भी होता है, पर अस्थायी नहीं होता है। उत्तर नंबर 4। सर्वाधिक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां उत्पन्न होते हैं? आपको अक्षांश के पास बताना है कि सर्वाधिक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो कहां उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में उत्तर होगा 60 डिग्री अक्षांश के पास। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए संरक्षित है? तो कान्हा है वो बाघों के लिए संरक्षित है। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपको एक उत्तर बताना है इसमें से, और वो कौन सा है? तो देखिए इसमें से आपको बताना है मन्नार की खाड़ी। ये जो मन्नार की खाड़ी का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 121, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 121 में आप लगा सकते हैं 2 नंबर। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। कहां है भाई? उत्तर प्रदेश में। अल्पाइन वन कितनी ऊंचाई पर देश में मिलते हैं? तो 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर। 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, भारत में वन सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह। जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है उसको वन सप्ताह मनाया जाता है, उसी में वन सप्ताह मनाया जाता है। सुंदरवन डेल्टाई भाग में मिलने वाले वनों को क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टाई जो भाग है उसमें जो वन मिलते हैं उन वनों को हम क्या कहते हैं? ज्वारीय वन कहते हैं। सुंदरवन डेल्टाई जो भाग है उसमें ज्वारीय वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 126 देखिएगा, और ये प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब बनाई गई? तो राजस्थान की प्रथम वन नीति ये बनाई गई थी 2010 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये एग्जाम के लिहाज से। चमड़ा साफ करने के लिए कौन से वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तर होगा आंवला। चमड़ा साफ करने के लिए आंवले की छाल का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर होगा सुंदा माता। सुंदा पर्वत और सुंदा माता का जरूर नाम सुना होगा, जहां पर राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया था, और वो रोपवे सुंदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो केसरबाग धौलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो वो है रणबाजा। देखिए, गैर अकेले पुरुष लूर
महिलाओं का है, चरी महिलाओं का है, तो उत्तर डेफिनेटली रणबाजा होगा। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? संकरिया नृत्य, देखिए कालबेलिया जनजाति के 4 नृत्य हैं, इंडोनी, पनियारी, संकरिया और बागड़िया। तो संकरिया है वो किसका संबंध है भाई? कालबेलिया जनजाति से। अगला ये थोड़ा सा करेक्शन है, गोमा, मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियां बंद व नार आदि किसके हैं? तो ये छोटी छोटी नायिकाएं हैं जिनका मंचन है वो गौरी उत्सव के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न, जामटा पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का रोल अदा करता है, तो ये गौरी नृत्य में। कौन से नृत्य में भाई? गौरी नृत्य में। रम्मत है एक लोक नाट्य, आपको शायद ऑप्शन चेंज करवाया गया था, यहां पर एक खेल किया गया था, खेल नृत्य, बट उत्तर देखिए भाई एक लोक नाट्य माना जाएगा। सुमिलित करना है, देखिए गुदड़ संप्रदाय दातड़ा होगा, नवल संप्रदाय जोधपुर होगा, चरणदासी दिल्ली और अलखिया है वो आपका होगा बीकानेर। तो आप यूं बता सकते हैं 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो उत्तर नंबर 2। अगला है, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध? तो आपको उत्तर मिलेगा ढूंढाड़ी में। भक्ति आंदोलन राजस्थान में फैलाने वाले संत थे, देखिए यहां थोड़ा सा आप शायद सोच रहे होंगे, धार्मिक आंदोलन, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के अलग जगाने वाला संत तो संत धन्ना, भक्ति आंदोलन में संत पीपा, और जब धन्ना और पीपा दोनों नहीं है तो अपने को मजबूरन ऑप्शन आधारित क्वेश्चन उत्तर दादू ही लिखना पड़ेगा। अगर यहां पीपा होता, ध्यान रखिएगा, पीपा होता तो उत्तर पीपा ही होता, क्योंकि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के अलग जगाने वाला पहला संत माना जाता पीपा को, और धार्मिक आंदोलन के अलग जगाने वाला संत था धन्ना, और जब दोनों ही अनुपस्थित है तो फिर अपने को क्या लिखना है? दादू। राजस्थान का कबीर किस संत को? तो राजस्थान का कबीर है वो किसको कहा? सॉरी, राजस्थान का कबीर है वो दादू दयाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादू दयाल को। मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहां व्यतीत किया? तो वो था द्वारिका स्थित रणछोड़ मंदिर। सामाजिक पर्यावरण को एक विषय के रूप में विद्यालय में पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। किसके द्वारा भाई? माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। 148 में 1 नंबर होगा। ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उद्देश्य है, ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसका सर्वोच्च उद्देश्य होगा मूल्यांकन। संश्लेषण प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूर्व आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी? तो इसमें होगी ज्ञान, बोध, प्रयोग और विश्लेषण। संश्लेषण प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान, बोध, प्रयोग और विश्लेषण चारों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं को ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य से सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 144, उत्तर होगा इसमें आपका ये, देखिए भाई, जानकारी देना, ज्ञान, फिर आप दृष्टांत देना, अवबोध, संश्लेषण करना, ज्ञानाप्रयोग, प्रोजेक्ट तैयार करना, यह आपके कौशल का नतीजा है। किसका नतीजा है? कौशल का। जॉन डीवी व उसके शिष्य किलपैट्रिक का संबंध किससे है? तो यह है कोलंबियन विश्वविद्यालय से। कोलंबियन जो विश्वविद्यालय, वहीं के प्रोफेसर जो जॉन डीवी और उनका शिष्य था किलपैट्रिक। अगला है, अभिक्रमित अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रश्न देखिए 146, अभिक्रमित अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया। उत्तर होगा सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया के ऊपर। शिक्षण विधि की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 147 में देखिएगा, वांछित व्यवहारगत परिवर्तन हेतु। शिक्षण विधि की आवश्यकता क्यों होती है? वांछित व्यवहारगत परिवर्तन हेतु। कौन सी शिक्षण प्रणाली थॉर्नडाइक के सीखने के तीनों नियमों की पूर्ति करती है? थॉर्नडाइक ने जो सीखने के 3 नियम बताए, उन तीनों नियमों की पूर्ति थॉर्नडाइक की कौन सी विधि करती है? तो इसका उत्तर होगा परियोजना विधि। थॉर्नडाइक के जो तीनों नियम है, तीनों नियम सटीक बैठते हैं परियोजना विधि में। क्वेश्चन नंबर 149, सामाजिक अध्ययन विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है। 149 में देखिए, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है।
सामाजिक अध्ययन विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। प्रमाणीकृत तथा अप्रमाणीकृत, थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रमाणीकृत और अप्रमाणीकृत उपलब्धि प्रेक्षणों का वर्गीकरण किया है, तो इसका प्रयोग करने वाला था डगलस और हॉलैंड। उत्तर होगा आपका 1 नंबर। ये आपके ज्योग्राफी, टीचिंग मेथड और कल्चर के क्वेश्चन थे, और जहां तक मेरा मानना है लगभग आपके सही हुए होंगे। और नेक्स्ट टेस्ट का फिर हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। धन्यवाद।